Hello everyone, welcome to my channel Dr. Political Science. I hope everyone is enjoying. So today we are going to start with a new subtopic of our second chapter, freedom, negative and positive liberty, a very important topic in this chapter. Earlier in this chapter, we had mentioned two dimensions of freedom as the absence of external constraints and freedom as the expansion of opportunities to express oneself. So in our in this chapter only, previously we have discussed about दो प्रतिरूप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. पहला था फ्रीडम, जिसे कि हम बाहरी लिमिटेशन से, जिसमें बिल्कुल ही बाहरी लिमिटेशंस नहीं थी, और दूसरा फ्रीडम का दूसरा डायमेंशन था कि फ्रीडम का अर्थ है जिसमें कि लोगों को पूरी तरह से आज़ादी हो, आज जिसके कारण वो अपने खुल करके हर एक अपॉर्चुनिटीज़ और अपने लिए हर चीज़ को इस्तेमाल कर सके, हर अपॉर्चुनिटीज़ अपनी एबिलिटी के माध्यम से हर चीज़ का इस्तेमाल कर सके. इन पॉलिटिकल थ्योरी दे हैव बीन कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. तो पहली लिबर्टी जिसमें कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, उसे राजनीतिक थ्योरी में हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, और पॉजिटिव लिबर्टी उसे कहते हैं जिसमें कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं अपनी एबिलिटी को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए. Negative liberty seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wished to do, be or become. Okay? तो इसमें जो नेगेटिव हमारी जो फ्रीडम है, नेगेटिव जो हमारी आज़ादी है, नकारात्मक आज़ादी जिसे हम कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से इन विच ही और सी कुड डू, वो जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं, बाहरी जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होंगे. दिस इज़ एन एरिया विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, जिसमें कि किसी बाहरी अथॉरिटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. इट इज़ अ मिनिमम and that is sacred and that in which whatever the individual does is not be interfere with, जिसमें कि बाहरी किसी भी अथॉरिटी का कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा. The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed, जहाँ की उसे हर एक पर्सन को किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, वो अपनी डिग्निटी के साथ अपना जीवन जी सके. हाउ बिग शुड बी दिस एरिया, यह एरिया कितना बड़ा होगा जिसमें कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और व्हाट शुड इट कंटेन, और इस एरिया में क्या क्या होगा, and others, how big should be this area or what should it contain, and since the bigger the area of non-interference the more the freedom. जितना बड़ा ये एरिया होगा उतना अधिक इंटरफेरेंस नहीं होगा और उतनी बड़ी आज़ादी होगी, यानी कि उतना बड़ा एरिया उसको लिबर्टी का मिलेगा. All we need to recognize is that the negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference. Negative liberty जो है, नकारात्मक आज़ादी जो है, वो उस एरिया की बात करता है जिसमें जहाँ की कोई भी हस्तक्षेप ना हो, in which the individual can express himself, और जहाँ की वो अपने आप को व्यक्त कर सके खुल के. If the area is too small, then human dignity gets यदि उसका एरिया बहुत ही सीमित होगा, उस आज़ादी का एरिया बहुत ही सीमित होगा, तो क्या होगा, तो उसकी डिग्निटी जो होगी उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, वो किसी तरह से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ चल सकता है. वी मे हियर आस्क द ऑब्वियस क्वेश्चन, तो हम यहाँ एक सवाल उठाते हैं, इज़ द चॉइस ऑफ व्हाट क्लोथ टू वेयर इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में कौन सा कपड़ा पहना जाए, स्कूल में, प्ले फील्ड में, ऑफिस में, अ चॉइस दैट belongs to the minimum area and therefore one that cannot be interfered by external authority. तो इस क्षेत्र में एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए. ये
एरिया पूरी तरह से उस इंडिविजुअल के हाथ में होना चाहिए, और इज़ इट अ चॉइस दैट कैन बी इंटरफियर्ड विद बाय द स्टेट, या फिर इस चॉइस में भी बाहरी हस्तक्षेप होनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूमेंट्स आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, हम किस एरिया के मास्टर हैं, किस क्षेत्र में हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी इस चीज़ पे चर्चा करती है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, किस चीज़ से हमें आज़ादी मिली। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, एक सकारात्मक लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है आर कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, हमें फ्रीडम किसके लिए मिल रही है। दे आर इन रिस्पॉन्स टू द आंसर हु गवर्न्स मी, कौन हमें गवर्न कर रहा है, इसका जवाब देती है सकारात्मक लिबर्टी, टू विच द आइडल आंसर इज आई गवर्न माई सेल्फ। तो इसका सबसे आइडल जवाब है कि कौन गवर्न करता है मुझे, तो मैं खुद अपने आप को गवर्न करती हूँ। ये है सकारात्मक लिबर्टी। Positive liberty discusses how a long tradition that can be traced by Rousseau, Hegel, Marx, Gandhi, Aurobindo, and also to those who draw their inspiration from these thinkers. तो सकारात्मक आज़ादी जो है वो बहुत से हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, जैसे कि रूसो है, हेगल है, मार्क्स है, गांधी जी है, औरोबिंदो, और इनको फॉलो करने वाले इनके फॉलोअर्स भी है, इनके थिंकिंग को का साथ देते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विथ लुकिंग एट द कंडीशन एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ये देखता है कि एक समाज और उसके इंडिविजुअल का रिलेशनशिप कैसा है, एंड ऑफ इम्प्रूविंग दिस कंडीशन सच दैट देयर आर फ्यूअर कंस्ट्रेंट, और इसको ऐसे इम्प्रूव किया जाए ताकि यहाँ कम से कम लिमिटेशंस हो ऐसे समाज में, ताकि लोगों का विकास, जो इंडिविजुअल्स वहाँ रहते हैं उनका पर्सनली विकास बहुत अच्छा हो सके। द इंडिविजुअल इज़ लाइक अ फ्लावर दैट ब्लूम्स व्हेन द सॉइल इज़ फर्टाइल। और व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति ऐसा होता है वो बिल्कुल एक फूल के समान होता है। वो तभी खिलेगा जब उसे अच्छी मिट्टी मिलेगी, सूर्य की किरणें मिलेगी, जितना आवश्यक हो उतनी पानी मिलेगी, और प्रॉपर वे में रेगुलर उसका केयर होगा, तभी उस इंडिविजुअल का विकास हो सकता है, जैसे एक फूल का विकास होता है। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस इन मटीरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स। इंडिविजुअल को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डेवलप करने के लिए समाज में उसे मटीरियल, पॉलिटिकल और सोशल डोमेन में भी ये सारी चीज़ें भी उसको सहायता करनी चाहिए, इनके द्वारा भी उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। दैट इज़ द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय पॉवर्टी। यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है या वो बेरोजगार है, दे मस्ट हैव एडिक्वेट मटीरियल, यदि उसके पास एडिक्वेट जितनी ज़रूरत हो उसे उतना इकोनॉमिक सोर्सेज नहीं है टू परस्यू देयर वांट्स एंड नीड, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दे मस्ट ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो दैट द लॉज मेड रिफ्लेक्ट देयर चॉइसेस। उन्हें ये भी अधिकार होना चाहिए ताकि वो जो उनके समाज में जो डिसीज़न बनता है, जो लॉज बनते हैं, उनमें उनका भी भागीदारी होना चाहिए, ताकि जो कानून बने उसमें उसकी चॉइसेस उसे परिलक्षित हो, उसे दिखे, और एटलीस्ट टेक दोज प्रेफरेंसेस इनटू अकाउंट, या फिर उन प्रेफरेंसेस को वो उनके अकाउंट में देखे। अबव ऑल, टू डेवलप देयर माइंड and intellect, the individuals must have access to education। इंडिविजुअल्स को इन सारी चीज़ों को करने के लिए इंडिविजुअल के पास ये पावर होना चाहिए ताकि उन्हें एजुकेशन सही से मिल सके, एंड अदर एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ नेसेसरी टू लीड अ रिस्पॉन्सिबली गुड लाइफ, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छा जीवन जी सके। Positive liberty recognizes that one can be free only in society, and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference।
हम देखते हैं कि सकारात्मक आज़ादी जो है वो रिकग्नाइज करती है दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी। एक व्यक्ति पूरी तरह से फ्री होना चाहिए सोसाइटी में, हैंस ट्राइज टू मेक दैट सोसाइटी, और इसी कारण वो सोसाइटी को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। जबकि हम देखते हैं कि नकारात्मक लिबर्टी जो है इज़ ओनली कंसर्न्ड विद द इनवायलेबल एरिया, वो सिर्फ कंसर्न होती है एक लिमिटेड एरिया के लिए कि बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एंड दैट नॉट विद द कंडीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी से उसे कोई लेना देना नहीं है। आउटसाइड दिस एरिया एज सच of course negative liberty would like to expand this minimum area as negative liberty अपने इस minimum area को expand करने की कोशिश करती है much as is possible, कोशिश करती है उतना कोशिश करती है जितना पॉसिबल हो सके, कीपिंग इन माइंड हाउएवर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी स्टेबल हो, समाज हो, स्थिर हो। जनरली दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, जो हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही लिबर्टी की आवश्यकता है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। दोनों साइड बाय साइड चलते हैं तभी वो व्यक्ति उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छी तरह से निखर के सामने आता है। जनरली दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, जनरली हम देखते हैं कि दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एक साथ चलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट इट कैन हैपन दैट टायरेंट जस्टिफाई देयर रूल बाय इन्वोकिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, लेकिन हम ये देख सकते हैं समाज में कि लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक जो लिबर्टी है, दैट इज़ मच बेटर देन द नेगेटिव लिबर्टी। अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ द इश्यूज दैट इज़ कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम आर ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो इशू जिसमें कि सबसे कम इंटरफेरेंस अथॉरिटी का है और वो फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी। जॉन स्टुअर्ट मिल सेट आउट गुड रीज़न वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। दिस इज़ अ गुड केस ऑफ डिस्कशन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत सारे कारण बताए कि क्यों हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन में नहीं बांधना चाहिए। दिस इज़ अ गुड केस ऑफ डिस्कशन का ये एक बहुत ही अच्छा मैटर है। एट वेरियस टाइम्स देयर हैव बीन डिमांड टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म्स और एकेडमिक आर्टिकल्स एंड रिसर्च जर्नल्स हो, बुक्स हो, प्लेज हो, फिल्म्स हो, और या फिर एकेडमिक कोई आर्टिकल निकला हो, तो हम अलग अलग समय पे देखते हैं कि ये डिमांड आता है कि इसे बैन कर दिया जाए, उसे बैन कर दिया जाए। लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन सो फार विच सीज फ्रीडम एज द मेकिंग ऑफ चॉइसेस। अब हम इसे फ्रीडम जिससे कि हम अपने चॉइस के थ्रू बना सकते हैं, उसके आधार पर ये बैन सही है या गलत उसे देखेंगे। वेयर अ डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एक अंतर बताया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव आज़ादी में। Where we recognize the need for justifiable constraints, but these has to be supported by proper procedures and important moral arguments। जहाँ हम कहते हैं कि ये जो जितने भी लिमिटेशंस है वो जस्ट है, वो सही लिमिटेशंस है, बट हैव टू बी सपोर्टेड, लेकिन इन जस्ट लिमिटेशंस को सपोर्ट करता है क्या, कुछ मॉरल आर्ग्यूमेंट्स और कुछ प्रॉपर सही तरीके के प्रोसीड्यूर्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल वैल्यू। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो एक फंडामेंटल वैल्यू है, एक मौलिक मूल्य है। एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस। और इस मौलिक मूल्य को पाने के लिए समाज को कुछ
असुविधाओं को झेलना होगा, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पीपल हु वांट टू रेस्ट्रिक्ट इट, ताकि वो लोग जो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं उनसे इसे बचा सके। रिमेंबर वॉल्टेयर्स स्टेटमेंट्स, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। मैं तुम क्या कहते हो, वॉल्टेयर का स्टेटमेंट कि तुम क्या कहते हो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन मैं उसे डिफेंड करूँगा डेथ तक, दैट मीन्स लास्ट मोमेंट तक मैं उसे डिफेंड करूँगा। हाउ डीपली आर वी कमिटेड टू दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम कितनी गहराई तक अपने इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कमिटेड है। Some years ago, Deepa Mehta, filmmaker, wanted to make a film about widows in Varanasi. It shot to explore the plight of widows, but there was a strong protest from a section of the polity who felt that it would show India in a very bad light, who felt it was being made to cater to the foreign audiences, who felt it would bring a bad name to the ancient town. They refused to allow it to be made, and as a result, it could not be made in Varanasi. कुछ साल पहले दीपा मेहता जो कि एक फिल्म मेकर है, उन्होंने एक फिल्म विधवाओं पे, वाराणसी में जो विधवाएं रहती हैं उन पे एक फिल्म बनाया था। इट शॉट टू एक्सप्लोर द प्लाइट, जिसमें कि विधवाओं का कैसे जीवन शैली होती है, क्या है नहीं है, लेकिन बहुत से ग्रुप ने उसका प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि ये हमारे जो एंसेंट शहर वाराणसी है उसके बारे में बैड इम्प्रेशन देगा बाहर के लोगों को, फॉरेन के ऑडियंस जो होंगे उन पे इसका इम्पैक्ट, हमारे देश का इम्पैक्ट कि हमारे देश में ऐसा होता है वैसा होता है, तो इसका गलत असर पड़ेगा। और यही कारण है कि उस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया गया। दे रिफ्यूज़ टू अलाउ इट टू मेड एंड एज अ रिज़ल्ट इट could not be made in वाराणसी। और इसी का कारण था कि ये जो फिल्म था वो पूरा ना बन सका और इसे वाराणसी में नहीं बनने दिया गया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्सवेयर, लेकिन दूसरी जगह इसे बनाया गया। सिमिलरली द बुक रामायणा रीटोल्ड बाय ऑब्रे मेनन एंड द सनातनिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी वर बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट फ्रॉम सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसी तरह से रामायण रीटोल्ड जो कि ऑर्बे मेनन और सनातनिक वर्सेस सलमान खुर्शीद के द्वारा जो बनाया गया, इसे भी बैन किया गया, प्रोटेस्ट की गए, इसके समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले मी नाथुराम बोल्टे व ऑल्सो बैंड। इसी तरह से द लास्ट टेम्पटेशन और मी नाथुराम बोल्टे इसे भी बैन किया गया समाज के कुछ तबके के लोगों के द्वारा। बैनिंग इज़ एन ईजी सल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म। बैनिंग क्या है? किसी भी चीज़ को बैन कर देना एक समाधान है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म समाधान है। सिंस इट मीट्स द इमीडिएट डिमांड बट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। ये तुरंत के डिमांड को तो पूरा कर देता है, अभी हम इसे नहीं चाहते तो हम शांत करने के लिए, वातावरण को शांत करने के लिए तुरंत ही इसे बैन करके लोगों को चुप करा देते हैं। बट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम इन द सोसाइटी, लेकिन ये हार्मफुल है किसके लिए? उसका दूरगामी लॉन्ग टर्म उसका जो प्रोस्पेक्ट्स हमारे फ्रीडम पे है, ये तो आज़ादी की अभिव्यक्ति की हनन है एक तरह से। Because once one begin to ban, then one develops a habit of banning. यदि कोई एक बार किसी चीज़ को बैन कर देता है तो उसे ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो बार बार किसी भी तरह की चीज़ को बैन करने की कोशिश करता है। बट डज दिस मीन्स दैट वी शुड नेवर बैन? लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स। हम ये भी देखते हैं कि फिल्मों में सेंसरशिप होती है, यानी कि फिल्मों में भी जो पार्ट सही नहीं लगता एक टीम के द्वारा सेंसरशिप जिसे कहा जाता है, सेंसर कर दिया जाता है, यानी कि उसे हटा दिया जाता है। इट इज़ नॉट सिमिलरली टू बैनिंग। ये बैनिंग जैसा नहीं है कि इसमें बैनिंग में पूरी तरह से उसे हटा दिया गया। वेयर एज अ पोर्शन ऑफ फिल्म इज़ बैंड एंड नॉट द होल फिल्म। इसमें एक पोर्शन को हटा दिया जाता है, ना कि पूरे फिल्म को ही बैन कर दिया जाता है। द क्वेश्चन दैट इज़ ऑफन डिबेटेड देयरफॉर इज़ व्हेन शुड वन बैन एंड व्हेन शुड वन नॉट। तो एक सवाल उठता है कि कब किसी चीज़ को बैन करना चाहिए और कब नहीं। शुड वन नेवर बैन? क्या कभी किसी चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए? जस्ट फॉर इंटरेस्ट
In England, anyone who is employed to work for the royal house, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए यदि इंग्लैंड में कोई भी रॉयल हाउस में काम करता है, इज़ कंस्ट्रेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उस पर ये सीमाएं लगाई जाती है, लिमिटेशंस लगाई जाती है, फ्रॉम राइटिंग अबाउट द इनर अफेयर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो रॉयल हाउस होल्ड के में अंदर में क्या होता है उसके बारे में आप कहीं ना लिख सकते हैं ना कहीं बोल सकते हैं। सो इफ़ सच अ पर्सन वर टू लीव द एम्प्लॉयमेंट, यदि वो नौकरी छोड़ दे, दे वुड बी अनेबल टू गिव एन इंटरव्यू, तो पर भी वो कभी इंटरव्यू देने के काबिल नहीं होता उस रॉयल हाउस होल्ड के बारे में, और राइट एन आर्टिकल और ऑथर अ बुक, या फिर कोई भी आर्टिकल उस रॉयल हाउस के बारे में लिख सके या फिर कोई किताब ही लिख सके अबाउट दैट रॉयल हाउस होल्ड। इज़ दिस एन अनजस्टिफिएबल कॉन्स्ट्रेंट, क्या ये एक अनैतिक लिमिटेशन है ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे? कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम। तो हम देखते हैं कि लिमिटेशन हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है और हम उसे फॉलो भी करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में। वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन सच सिचुएशन वी नीड टू रियलाइज, जब हम इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए दैट व्हेन कंस्ट्रेंट्स आर बैक्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड सोशल, religious or cultural authority or by the might of the state, they restrict our freedom। लेकिन हम देखते हैं कि यदि ऐसे स्थिति में यदि लिमिटेशंस किसी ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, कल्चरल संस्थान या फिर किसी स्टेट के द्वारा लगाई जाती है, तो ये हमारे फ्रीडम का कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम का हनन है। इन वेज दैट देर आर डिफ़िकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। हावेवर इफ़ वी willingly और फॉर द सेक ऑफ द परस्यू ऑफ आवर गोल और एम्बिशन एक्सेप्ट सर्टन रेस्ट्रिक्शन, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी हम willingly चाहते हुए कुछ लिमिटेशंस अपने ऊपर ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ, किस चीज़ के सेक के लिए? परस्यूइंग, ताकि हम अपने गोल्स को आसानी से अपने गोल तक, अपने एम तक पहुंच सके। आवर फ्रीडम इज़ नॉट सिमिलरली लिमिटेड, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो आज़ादी है वो लिमिटेड नहीं है। इन एनी केस इफ़ वी आर नॉट coerced into accepting the condition, then we cannot claim that our freedom has been curtailed। यदि हम उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे फ्रीडम का हनन हुआ है। We begin to say that freedom is the absence of external constraint। तब हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम क्या है? तो फ्रीडम बाहरी हमारी जो ऑथोरिटी है उसका लिमिटेशन, उनके द्वारा किसी तरह के लिमिटेशन का अभाव जो है उसे ही हम फ्रीडम कहते हैं। वी हैव नाउ कम टू रियलाइज दैट फ्रीडम एम्बॉडीज आर कैपेसिटी एंड आर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। अब हम देखते हैं कि जो सकारात्मक फ्रीडम है वो हमें ये पावर देती है कि हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के आधार पर अपने जो भी चॉइस है अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए वो हम यूज़ कर सके। एंड व्हेन वी मेक चॉइसेस वी हैव आल्सो टू एक्सेप्ट रिस्क। जब हम किसी तरह की चॉइस को लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे पास आती है उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉर आवर एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे एक्शन के द्वारा उसका क्या नतीजा होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये सब हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन्स दैट चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस फ्रीडम के लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन्स दैट, और ये फ्रीडम जो है कि बच्चों को अपने फ्रीडम के बारे में उतना नहीं पता, इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स के केयर में रहना चाहिए ताकि वो उसकी सीमा को निर्धारित कर सके। आवर कैपेसिटी टू मेक द राइट चॉइसेस टू असेस इन अ रीजन मैनर, हमारी जो क्षमताएं हैं किसी भी चीज़ को सही चूज़ करने की, टू असेस इन अ रीजन मैनर, ताकि हम उसको एक कारण सहित उस चीज़ को
बता सके एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जिम्मेवारी ले सके, अपने एक्शंस की जिम्मेवारी ले सके, जो हम करते हैं उसकी जिम्मेवारी ले सके। हैव टू बी बिल्ड थ्रू, और ये कैसे बिल्ड होगा, ये हमारे एजुकेशन के द्वारा बिल्ट होगा एंड कल्टिवेट, और हमारे जजमेंट लेने की क्षमता के द्वारा बिल्ट होगा। जस्ट एज मच एज इट नीड टू बी नर्चर्ड बाय लिमिटिंग द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी, एंड एज मच एज इट नीड टू बी नर्चर, जितने अधिक इस चीज़ को नर्चर किया जाएगा बाय लिमिटिंग द ऑथोरिटी, ताकि स्टेट की जो अथॉरिटी की जो लिमिटेशंस है वो सीमित रहे, ताकि हमारे समाज में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनका ग्रोथ बेहतर से बेहतर हो सके। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फ्रीडम। नाउ द चैप्टर ऑफ फ्रीडम इज़ ओवर। Thank you everyone. If you like the content, do like and subscribe me and ask me for something else if you want.